पहले ही आएंगे। ये मुकम्मल पोएट जिसको बहुत उजला बड़ी प्रतिभा का टावरिंग फिगर जिसको कहते हैं, उसमें कम से कम ये लोग तीन तो पहली बार मेरे स्मृति में नाम आ ही जाते हैं। और भी कई उसी स्तर के हैं। तो कालिदास के बारे में एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यहाँ सभी संस्कृत के विद्यार्थी और अध्यापक शोधकर्ता नहीं है, कि कालिदास ने पूरे भारतीय साहित्य का सिनारियो बदल दिया। इस पर मुझे कोई शक नहीं है कि कालिदास जैसे ही उतरते हैं साहित्य की क्षेत्र में, पूरी साहित्य की दुनिया बदल जाती है। और जो कुछ उन्होंने किया वो सब नया उन्होंने कर दिया। उसके बाद पूरा साहित्य की जो धारा है कालिदास की तरफ देखती है। उसके बाद के संस्कृत के 2000 साल के कवियों में कोई भी ऐसा बड़ा कवि नहीं है जो कालिदास की तरफ ताक करके फिर न लिखता हो। ये मैं उदाहरण सहित बता सकता हूँ, लेकिन सरल ढंग से मैं ये कहूंगा। उनकी 7 रचनाएं जानी जाती हैं। उसमें से 2 छोटे काव्य हैं, लघु काव्य उनको कहते हैं, 3 नाटक हैं और 2 महाकाव्य हैं। सबसे पहली उनकी जो रचना है वो छोटा काव्य है, वो ऋतु संहार उसका नाम है। उसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। तो इसमें क्या नया हुआ? 6 ऋतु तो हम सभी जानते हैं, वसंत, वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत और शिशिर। लेकिन कालिदास ने उसमें यह अद्भुत किया कि ऐसा कोई काव्य उनके पहले था ही नहीं। उनके पहले 3000 साल की कविता की परंपरा है, ऋग्वेद से शुरू होती 5-6 हजार साल की परंपरा है। लेकिन ऐसी कोई एक सिंगल कविता नहीं है जो कि इस देश की धरती पर 6 ऋतुएं कैसे आती और जाती हैं, और कैसे काल का आवर्तन विवर्तन होता है, कैसे समय पलटता है। ग्रीष्म के बाद जैसे ही बौछारें पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, कैसे मन बदल जाते हैं, कैसे धरती श्रृंगार कर लेती है। वर्षा के बाद जैसे शरद ऋतु आती है तो कैसे सज जाती है फूलों से, काश के फूलों से इस देश की धरती। हेमंत आता है, शिशिर आता है, क्या होता है। और ग्रीष्म से उन्होंने शुरू किया, ये नई बात है। हमारे यहाँ तो वसंत से आरंभ करते हैं, लेकिन सूर्य इतनी तेज चमक रहा है, सूख गया है सारा जंगल, दावानल धधक रहा है, इससे उन्होंने शुरू करते हैं ऋतु संहार की कविता को वो। और उसमें बताते हैं कि ऐसी गजब की गर्मी है। विंध्याचल में घूम रहे हैं कालिदास उस समय, तो ये समुप जनित तापम लाद यंती व विंध्यम, ये जो सारा विंध्याचल धधक रहा है गर्मी के कारण। ऐसी गर्मी है कि जानवर पानी खोजते हुए बेतहाशा भाग रहे हैं, और उसमें ये हो रहा है कि कोई सांप जो है इतना प्यासा और धूप में उसको छाया नहीं मिल रही है, पेड़ों से पत्ते झड़ चुके हैं, तो किसी मोर कोई खड़ा हुआ है, उसके पंख की छाया के नीचे वो चला जाता है। वो भूल गया है कि मोर खा सकता है मुझे। मोर जो भूल गया है कि मेरा आहार नीचे आ गया है। ऐसी बेतहाशा गर्मी में सब बेबस हो गए हैं। ये चित्रण कालिदास, ऐसा यथार्थ चित्रण ग्रीष्म का, तरक गई है धरती, दरारें पड़ गई है धरती में, ये चित्रण कालिदास करते हैं। पहली शुरुआत की पहली कविता है उनकी। उसके बाद तो जो धरती श्रृंगार करती है, उसमें समय के पलटने के साथ क्या भारत की वसुंधरा है, ऐसी कोई कविता निश्चित रूप से कालिदास के पहले कभी नहीं लिखी गई, जिसमें इस देश की धरती हर ऋतु में कैसी नजर आती है, क्या श्रृंगार करती है, वो दिखा दिया गया हो। ये ट्रेंड सेटर हुआ। उसके बाद तो ऋतु वर्णन होने लगे। ऋतु वर्णन महाभारत में आया, ऋग्वेद में भी आए, वाल्मीकि रामायण में भी आए। लेकिन अब पूरी कविता में 6 ऋतुओं के आने जाने के साथ में इस देश की वसुंधरा क्या रूप बदलती है, ऐसा एक साथ दिखा दिया गया पेनोरमा, वो कालिदास ने किया। ये पहली जो उनकी कृति है उसमें उन्होंने नया किया। दूसरी उनकी रचना मेघदूत है। और मेघदूत तो ऐसी दिमाग चकरा देने वाली रचना थी कि बड़े बड़े आचार्य सिर खपाते रहे कि इसमें है क्या। ये कोई खंडकाव्य नहीं, इसमें कोई किस्सा कहानी नहीं है। इसमें यक्ष, उसने बादल को देखा, उसने दूध बना के भेजना चाहा, और जो कुछ उसके मन में बवाल उठ रहा था, जो कुछ उसके भीतर टेंशन थी, तनाव था, विरह में उसको निर्वासित कर दिया गया था, वो सब बकता चला गया। जो एक बकवास पूरी बादल को उसने सुना दी, खत्म हो गया। वही उतने ही में काव्य खत्म है। बादल गया कि नहीं गया, बादल क्या दूध बन करके जाएगा, क्या सुनाएगा, तो कालिदास क्या नहीं जानते थे। लेकिन 100 श्लोकों की कविता, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये तो राष्ट्रीय काव्य है, पूरे भारतीय साहित्य का एक राष्ट्रीय काव्य है। क्योंकि यक्ष उसमें गुंतारे में क्या क्या सोचता है, आदमी अपने सपनों में कितना ऊंचाई पर जाता है, पूरे देश की धरती को देखता है कि बादल तुम जब दूध बन करके जाओगे तो ये देखोगे, ये जंगल, ये आम्रकूट पर्वत, यहाँ से जाओगे तो विदिशा, उज्जैनी, ये शहर, मंदसौर, दशपुर नगर आएगा, कनखल आएगा, हरिद्वार आएगा,
एक एक का बारीकी से वर्णन, उज्जैन का तो ऐसा रुच रुच करके वर्णन किया है उन्होंने। ऋतु संहार जब लिख रहे थे तो विंध्याचल के जंगलों में घूम रहे होंगे, जब मेघदूत लिख रहे थे तो शायद उज्जैन आ चुके थे, वो कुछ साल यहाँ रह चुके थे, कहीं टिके नहीं कालिदास, किसी राजा के दरबार में ज्यादा नहीं टिके, वो यायावर थे, भटकते रहे, केरल तक गए होंगे, क्योंकि केरल के जंगलों का, नारियल के पेड़ों का, सुपारी के पेड़ों का, इलायची के पेड़ों का जैसा वर्णन उन्होंने किया है, तो सब कहते हैं कि वो तो केरल के थे। मिथिला वाले ये बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, अरुण कमल जी बिहार वाले, लोग कहते हैं कि वो तो बिहार के थे। कश्मीर वाले कहते हैं कि वो कश्मीर के थे, और यूपी वाले कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के थे, और उज्जैन वाले कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो उज्जैन के थे। उन्होंने उज्जैनी का ऐसा वर्णन किया है। इस देश की धरती में चप्पे चप्पे में घूम करके उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो मेघदूत जब लिख रहे थे तो क्या अद्भुत परिकल्पना उसमें उन्होंने की है। ऐसा कोई काव्य नहीं था। कहानी किससे होते हैं काव्यों में, खंड काव्य है तो कोई तो छोटी सी कहानी होगी, महाकाव्य है तो बड़े राजा का वर्णन होगा, लेकिन इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। कोई एक यक्ष था, उसने दूध बना करके भेजना चाहा और वो बकता चला गया, उसी में पूरी कविता खत्म हो जाती है। लेकिन अद्भुत कविता बनती है, ऐसी कविता बनी नहीं इसके पहले। और आप देखिए कि 200-250 काव्यों की तो मेरे पास लिस्ट है संस्कृत में जो मेघदूत के अनुकरण पर लिखे गए। कालिदास का जितना इमिटेशन हुआ उतना और किसी कवि का भारतीय साहित्य में नहीं हुआ। न केवल संस्कृत में बल्कि दूसरी भाषाओं में भी दूत काव्य लिखे गए। तो दूत काव्य एक नया जोनर कालिदास ने खड़ा किया, और मेघदूत से वो दूत काव्य की, संदेश काव्य की परंपरा चल पड़ी। तो ऐसा है, दूसरा काव्य उनका था। फिर उन्होंने 3 नाटक लिखे। उसमें पहला नाटक मालविकाग्निमित्रम है। तो मालविकाग्निमित्रम भी ट्रेंड सेटर है। उसकी अनुकृति में, उसके इमिटेशन पर संस्कृत में बहुत सारे नाटक लिखे गए। पूरा एक जोनर शुरू हुआ संस्कृत में नाटिका का। तो अब उसके बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस धरती में जो जमींदार हैं, राजा हैं, सामंत हैं, ये पुष्यमित्र शुंग का काल है। 2nd सेंचुरी बीसी का, 1st सेंचुरी बीसी आ रही है, जिसमें कि कालिदास हैं। अग्निमित्र एक सामंत है जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, वो विदिशा में रहता है, यहीं पास में, आपके भोपाल के एकदम पास। वो 250 साल पहले, 2000 साल पहले अग्निमित्र यहाँ राज करते थे। कौन जानता है अग्निमित्र को? हेलियोडोरस का स्तंभ जानते हैं, अग्निमित्र का नाम कौन जानता है? तो अग्निमित्र की कहानी पर कालिदास ने नाटक लिखा। इतिहास की बहुत सारी अनछुई परतें उन्होंने, बहुत सारे अनछुए पक्ष उन्होंने उसमें उद्घाटित किए। और एक राजा है, क्योंकि पिता से कुछ अनबन सी है तो यहाँ उन्होंने भेज दिया है, यहाँ रह रहा है, तो वो एक कम उम्र की लड़की पर रीझ जाता है, और जो रानियां उसकी हैं वो नाराज होती है। ये ट्रेंड एक चला। फिर इस कहानी पर बहुत सारे नाटक और काव्य संस्कृत में फिर लिखे गए, और बहुत यथार्थ जीवन जो सामंतीय समाज का है उसको कालिदास ने, तो जैसा अनामिका जी ने कहा कि वो धरती से शुरू करते हैं। स्प्रिंग बोर्ड उनका ये धरती है। ऋतु संहार में पूरे देश की धरती, मेघदूत में पूरे देश की धरती, यहाँ के तीर्थ स्थान, यहाँ के नगर, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियां, एक एक का ऐसा आंखों देखा वर्णन मेघदूत में है। यहाँ तक कि छोटी सी नदी जिसको आप लोकेट करते फिरते हैं कि वो निर्विंध्या, वो पार्वती, वो कहाँ है इस समय, 2000 साल पहले कालिदास ने जो देखी होंगी छोटी छोटी नदियां, उनको वो बहुत बारीकी से देख करके क्या बढ़िया वर्णन उनके करते हैं कि वो नायिका की तरह है, पीले पत्ते उस पर छा गए तो पीली पड़ गई है विरह में, ये सब कल्पनाएं करते हैं। तो ये उनका जो उड़ान भरने का है, जैसे कि प्लेन जो है फ्लाइट भरता है तो धरती में थोड़ा चलता है फिर उड़ान भरता है, इस धरती पर वो चलते हैं और फिर उड़ान भरते हैं। ये मालविकाग्निमित्रम उनकी पहली रचना है नाटक के क्षेत्र में। दूसरी नाटक रचना उनकी, नाट्य रचना उनकी विक्रमोर्वशीयम है। उड़ान उनकी शुरू हो जाती है विक्रमोर्वशीयम में, और वो अप्सरा से प्रेम की कहानी, जो कि पहाड़ के ऊंचाई पर कहीं रहती थी, उर्वशी और उसका प्रेम, उसमें जो कल्पनाओं की उड़ान है, इस धरती को छोड़ करके प्रेम की खोज, जो इस धरती में जो प्रेम कहीं गुम गया है, जो सामंती समाज में सारे उसकी कृत्रिम वातावरण में जो प्रेम नहीं मिल पा रहा है, उसकी खोज शुरू होती है कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम के बाद विक्रमोर्वशीयम में। और वो उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कहानी है विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा जो उनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बारे में मैं एक बात बताया करता हूं जहां जहां मैं बोलता हूं कि अभिज्ञान शाकुंतल
1789 में पहली बार किताब के रूप में छप करके आया, मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद के साथ। सर विलियम जोन्स जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में जज थे, संस्कृत के बड़े भारी पंडित थे, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया और मूल पाठ छापा। जिस तारीख को शाकुंतल किताब के रूप में छप के आया है अंग्रेजी अनुवाद के साथ, उस तारीख को दुनिया बदल गई। मैं अकाट्य प्रमाणों से साबित करता हूं, किसी ने खंडन नहीं किया मेरी बात का, कि क्यों दुनिया बदल गई। यूरोप के बहुत सारे कवि प्रभावित हुए, जैसे वो शाकुंतल पहुंचे, यूरोप में तहलका मचा। बहुत सारे लोगों के मैं कोटेशन आपके पेश कर सकता हूं। गेटे ने तो कविता लिख दी, उसके अंग्रेजी अनुवाद का भी जर्मन अनुवाद पढ़ के गेटे ने जर्मन भाषा में बहुत बढ़िया कविता लिखी, जो 18वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवि हैं दुनिया के उस समय। उन्होंने लिखा कि एक ही किताब है, यदि स्वर्ग से उतर कर के धरती का मिलन, स्वर्ग और धरती का मिलन यदि देखना चाहते हो तो एक ही किताब है, वो शाकुंतल है कालिदास का। वसंत की सुषमा और ग्रीष्म के फलों की मिठास यदि देखना चाहते हो तो एक ही किताब है। जो कुछ भी मन को लुभाने वाला सुंदर है इस धरती पर, जो कुछ भी भव्य है, उदात्त है इस धरती पर, उसको एक जगह देखना चाहते हो तो ये अभिज्ञान शाकुंतल नाटक कालिदास का है। ये गोइथे, ये गेटे जिनको कहते हैं, उन्होंने उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है, संस्कृत अनुवाद भी मिलता है। मैंने अपनी किताबों में संस्कृत अनुवाद उसका छापा है। तो ये तीसरा नाटक उनका था जिसमें वो स्वर्ग को उतार लाते हैं। ये जो धरती पर जो सारी विषमताएं हैं, शोषण है, विसंगतियां हैं, बेचैनी है, उससे उठ करके और एक ऊपर उड़ान भर करके प्रेम की तलाश, और फिर स्वर्ग कैसे उतरता है, जिस सौहार्द सौमनस्य और धैर्य के भाव की चर्चा अनामिका जी ने की है, उसकी खोज कालिदास इस तरह से करते हैं। ये 5 रचनाएं उनकी इस तरह से हो जाती हैं। 2 महाकाव्य उनके बचते हैं। कुमार संभव पहला महाकाव्य है। ऐसा कोई महाकाव्य कालिदास के पहले नहीं था जो कि स्त्री प्रधान महाकाव्य हो। यही एकमात्र महाकाव्य अभी भी कदाचित है संस्कृत में, जिसमें कि हीरोइन ही पूरे उसमें छाई रहती, जो कुछ करती है पार्वती गौरी ही करती हैं, तपस्या वही करती हैं, संघर्ष वही करती हैं। शिव को तो आना पड़ता है उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ये एक फीमेल कैरेक्टर को फोकस में रख कर के पूरा महाकाव्य, ये पहला महाकाव्य ऐसा लिखा गया जिसमें उन्होंने कह दिया, कितनी चुनौती देने वाली बातें कर, धर्म के सामने जो रूढ़ मजहब है, जो कट्टरपंथी है, उनके सामने कैसी तीखी बातें कालिदास कर। मैंने तो वो उदाहरण दिए हैं। तो स्त्री पुमान इतना स्त्रीशा व्रतम ही महितम सताम, कौन औरत है कौन आदमी, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आचरण से महान बनता है आदमी। ये लड़की है, तपस्या कर रही है, तो बड़े बड़े ऋषि उसके दर्शन करने आते हैं, इतनी बड़ी तपस्विनी वो हो गई है, और शंकर का आसन डोलता है उसकी तपस्या से, वो आते हैं। तो ये पूरा जो एक स्त्री के संघर्ष की कहानी है वो कुमार संभव में बुनते हैं कालिदास। और दूसरा जो रघुवंश महाकाव्य उनका है, तो ये भी ट्रेंड सेटर इसलिए है कि इसके कारण पूरे महाकाव्य के लक्षण को रिवाइज करना पड़ा। इसके पहले तक महाकाव्य के बारे में यह था कि एक नायक उसका होगा। रामायण में राम नायक है, और भी जो महाकाव्य हैं उनमें कोई एक क्षत्रिय कुल का महान राजा नायक होता है। लेकिन कालिदास के रघुवंश में कोई एक नायक है ही नहीं। पूरी का पूरा वंश उसके राजा हैं। वो दिलीप से शुरू करके दिलीप हैं, फिर रघु हैं, फिर अज हैं, फिर दशरथ हैं, फिर राम पर भी 3-4 सर्ग हैं, लेकिन राम के बाद तो वंश चलता रहता है। तो जिस तरह से ऋतु संहार में पूरी धरती का जो सौंदर्य है उसको कालिदास देख रहे हैं, रघुवंश में पूरे वंश के उत्थान पतन को देख रहे हैं। तो ऐसा कोई महाकाव्य नहीं था संस्कृत में इसके पहले जिसमें कि पूरे वंश के उत्थान पतन को इस तरह से दिखाया जाए कि सारे सांस्कृतिक मूल्य उसमें आ जाएं। इस देश की सारी सांस्कृतिक परंपराएं, भूगोल, इतिहास, ये सब भी उसमें आ जाए, और कैसे कोई इतनी बड़ी डिनास्टी गिरती है, उसका अधपतन कैसे होता है। बहुत विलासी राजा उसमें हो गया है, इतना विलासी हो गया कि उसको टीबी हो गई थी और वो प्रजा को दर्शन नहीं देता था, और वो खिड़की से पांव लटका देता था। जब प्रजा चिल्लाती थी कि राजा साहब के दर्शन नहीं मिलते हैं, तो उसने कहा क्या करूं। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, सुंदरियों से घिरा हुआ है, ये जो वातायन खिड़की है इसमें पांव अपना ऐसे रख देता हूं, मैं नीचे जाते हुए लोग मेरे पांव के दर्शन कर लें। वही इतना अधपतित राजा है, उसके साथ समाप्त करते हैं। और फिर उसके अंतिम श्लोक में लिखते हैं कि मर गया टीबी से। और क्या वर्णन किया उसके, टीबी में क्या हालत उसकी थी। पहले भी सुंदरियों के कंधों पर हाथ रख करके ऐसे मस्ती में चलता था,
अब इतना कमजोर हो गया कि चलते नहीं बनता है, तब भी सुंदरियों के कंधे पर हाथ रख करके खांसता हुआ धीरे धीरे चलता है। ये जो पतन की कहानी है, उसको कैसे बेबाक उन्होंने उगाड़ा है। लेकिन अंतिम श्लोक उसका यह है कि राज्ञी राज्यम अशिषत विधिवत भर्तुरव्याहता गया। वो मर गया, उसकी कोई संतान नहीं, तो मंत्रियों ने उसकी रानी को सिंहासन पर बिठा दिया कि आप करिए राज। उस रानी ने इतना अच्छा सिंहासन राज्य चलाया कि जैसे पहले के राजाओं ने चलाया था वैसे वो राज्य करती रही। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब इसके आगे कुछ नहीं कहना। ये अंतिम पंक्ति रघुवंश की है कि वो रानी राज्य करती रही, वो खत्म कर देते हैं। ये तो रविन्द्रनाथ ने टैगोर भी बताते हैं कि कहाँ एक झटके से कालिदास छोड़ देते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं। वो मौन में बहुत कुछ कहते हैं, एक वाक्य में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि इतना अधःपतन हुआ, उसके साथ फिर कैसे एक स्त्री सिंहासन पर बैठी हुई और वो फिर उठ खड़ा होगा भारत उसके साथ में। तो ये 7 जो रचनाएं कालिदास की हैं उनके बारे में मैंने बताया। समय तो इसी में बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारी बातें छोड़ देता हूं। और आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। आप लोगों को कुछ पूछना हो, करना हो, बहुत कुछ छूट जाता है तो मैं कालिदास पर बहुत बोलता रहा हूं। मेरे करीब 25-30 लेक्चर्स तो मेरे YouTube के चैनल पर ही कालिदास के हैं, और यहाँ आने पर कई बातें मेरे मन में कालिदास के बारे में फिर आई तो मैं फिर बोलूंगा ही वहां, क्योंकि यहाँ से तो पूरी मतलब जो कुछ बक करना थी वो शांत नहीं हुई, तो वहां जाकर के बोलूंगा, तो आप लोग उसको भी सुन सकते हैं। इस तरह से मैं अपने चैनल का प्रमोशन भी कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।